नमस्कार। समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज 2080 साल असार महीना के 11 गते तदनुसार 26 जुलाई 2023 सोमवार। दर्शक वृंद, आज हम आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। आप यह बुलेटिन कहां से देख रहे हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रतिक्रिया दें और कृपया हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया तो कृपया लाइक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन 5 साल तक जारी रहेगा। सोमवार को धादिंग के गजुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल के नेताओं के साथ उनकी बातचीत के आधार पर उन्हें विश्वास है कि गठबंधन 5 साल तक चलेगा। आजकल आपने देखा और सुना होगा कि इस सरकार का कार्यकाल मीडिया में नहीं है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा, गठबंधन में हुई बैठकों और विपक्ष के साथ हुई बैठकों के आधार पर मैं जो कह सकता हूं, यह गठबंधन 5 साल तक कुछ नहीं करने वाला। प्रधानमंत्री प्रचंड ने दावा किया कि उनकी भारत यात्रा ऐतिहासिक थी। उन्होंने कहा, 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली व्यापार का समझौता, सीमा समस्या को हल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता और कई अन्य विकास परियोजनाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि एक नकारात्मक मानसिकता है और उन्हें यह पसंद नहीं है कि नेपाल में बहुत कुछ अच्छा हो और उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। लोग एक दिन यह तय करेंगे कि उन्हें अपनी जगह से अच्छा प्रदर्शन करना है या नहीं। उन्होंने कहा, मैं इसलिए आगे बढ़ा हूं कि जो अच्छा काम करेगा उसकी जनता की राय बनेगी। उनका कहना है कि उनका ध्यान लोगों को सेवाएं मुहैया कराने, भ्रष्टाचार पर काबू पाने, विकास को गति देने और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने पर है। संसदीय सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले काठमांडू जिला न्यायालय के न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टाराई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाए थे वह मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया और आरोप लगाया कि न्यायिक परिषद में राजनीतिक दलों के लोगों को नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश भट्टाराई ने पहले संसदीय सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश कार्की के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने दावा किया कि न्यायिक परिषद में अपारदर्शी तरीके से राजनीतिक लोगों की भर्ती के बाद न्यायाधीशों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि राजनीतिक लोग राजनीतिक मान्यताओं की खातिर कार्यालय में आते हैं और न्याय क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि भले ही उन्होंने कार्की के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले संसदीय सुनवाई समिति के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन समिति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकी। गैरपारदर्शी तरीके से राजनीतिक लोगों की भर्ती होने के बाद सभी जजों का भविष्य बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा, राजनीतिक लोग कार्यालय में आए और राजनीतिक विश्वास के लिए काम किया। यदि संसदीय सुनवाई समिति अपने विवेक का प्रयोग करती तो समिति स्वयं अवैध थी। प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग ने पशुपतिनाथ के शिवलिंग में रखे सोने के वजन और गुणवत्ता का परीक्षण किया है। प्राधिकरण के दुरुपयोग जांच आयोग ने नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस, जनप्रतिनिधियों और पशुपति क्षेत्र विकास निधि द्वारा रोवार में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर रखे गए पानी को मापा और परीक्षण किया है। सोने की जलहरी को तौलने और परीक्षण करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के उत्तर में रुद्रग्रेश्वर में लाया गया था। उसी स्थान पर जलहरी का निर्माण कराया गया। पशुपति क्षेत्र विकास निधि के कार्यकारी निदेशक डा. घनश्याम खातीवाड़ा के मुताबिक जलहरी में रखे 2 बक्सों समेत कुल 16.4325 किलोग्राम सोना जलहरी में मिला। सोने से बने जलहरी कसान का वजन 1.375 किलोग्राम पाया गया है। सोने की गुणवत्ता जांच में पता चला कि जलहरी में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। बांड जमा करने के दौरान संख्यात्मक त्रुटि के कारण जलहरी मामला विवादास्पद हो गया है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली के निर्देशन में पशुपतिनाथ में रखी गई 108 किलो सोने की जलहरी पर विवाद होने के बाद प्राधिकरण में शिकायत दर्ज की गई थी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में करीब 11 किलो सोने के कम इस्तेमाल की बात कहकर अनियमितता की आशंका जताए जाने के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी यह मामला उठा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली ने घोषणा की कि जलहरी को लगभग 1 अरब रुपए की लागत से बनाया जाएगा और घोषणा की कि सरकार इसके लिए 300 मिलियन रुपए देगी। इसके तुरंत बाद पशुपति क्षेत्र विकास निधि ने सरकार द्वारा दी गई राशि में 500 मिलियन जोड़ने और 180 किलो पानी की टंकी रखने का फैसला किया। प्राधिकरण जांच आयोग का दुरुपयोग। पशुपति क्षेत्र विकास निधि के तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल के खिलाफ करीब 1.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला चलाया गया है। पद पर रहते हुए अवैध संपत्ति अर्जित कर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने सोमवार को ढकाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। प्राधिकरण के मुताबिक ढकाल ने सरकारी पद पर रहते हुए और कई अन्य लोगों के साथ लेनदेन से कुल 784,05,094 रुपए कमाए। प्राधिकरण के प्रवक्ता भोला दहल ने बताया कि 639,93,312 रुपए के केवल वैधानिक स्रोत ही सामने आए हैं। उनके मुताबिक ढकाल की कमाई में से 1,44,11,781 रुपए के कानूनी स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पुन्नर बहादुर खड़का ने कहा है कि नेपाली सेना की संख्या कम करना उचित नहीं है। सोमवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में रक्षा मंत्रालय के आवंटन पदनाम पर सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेपाली सेना की संख्या को बरकरार रखना और बहुआयामी जिम्मेदारियों को देखते हुए आगे बढ़ना प्रासंगिक होगा। उप प्रधानमंत्री खड़का ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाली सेना संविधान के प्रति प्रतिबद्ध संगठन है और वह उसी के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। उन्होंने कहा, हमारे माननीय सदस्य संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेना संगठन बने रहने के लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों से अवगत हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी नेपाली सेना की संख्या, हमने उसे जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वह अनेक प्रकृति की विभिन्न जिम्मेदारियों को देखते हुए प्रासंगिक है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर एक मुद्दा उठाया गया है। उस संदर्भ में दुनिया के बदलते सुरक्षा माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। बाहरी हमले, आंतरिक संघर्ष, आतंकवाद, आर्थिक संकट और महामारी जैसी सुरक्षा चुनौतियां मानव जीवन में कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। उप प्रधानमंत्री खड़का ने दुनिया में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नेपाली सेना के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई। बीरगंज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने आधा दर्जन इंटरनेट और केबल सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। केबल प्रबंधन के लिए समय की बार बार अनदेखी करने पर महानगर पालिका ने 6 इंटरनेट और केबल सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। महानगर निगम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पौडेल ने बताया कि महानगर निगम तारों के प्रबंधन के लिए काम कर रहा है और अपने संबंधित तारों के प्रबंधन के लिए समय दिए जाने के बावजूद उन्हें कार्रवाई प्रक्रिया में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि शहर में इंटरनेट और केबल सेवा प्रदाता कंपनियों वर्ल्डलिंक, वियोनेट, क्लासिक टेक, सुविसु और डिशोम पर 2,500 की दर से जुर्माना लगाया गया है। कुछ दिन पहले जब जिला पुलिस कार्यालय, ओम आश्रम समेत अन्य स्थानों पर आग लगी थी तो कंपनी के तार सड़क पर गिरकर खतरनाक स्थिति में थे। खंभों पर लिपटे बेतरतीब लटकते तारों के कारण भी आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि महानगर लंबे समय से केबल प्रबंधन पर काम कर रहा है, लेकिन परिणाम हासिल नहीं हो सका है। महानगर निगम का कहना है कि संबंधित कंपनियों के असहयोग के कारण तार प्रबंधन जटिल हो गया है और इसका असर शहरी सुंदरता पर भी पड़ रहा है। बेतरतीब तरीके से तार खींचने पर रोक लगाने के लिए महानगर द्वारा बार बार संबंधित कंपनी को चेतावनी दिए जाने के बावजूद खंभों पर तार लटकने का सिलसिला जारी है। महानगर के सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के ब्रिजेश प्रधान ने कहा कि यदि कंपनी बिना पूर्व अनुमति के बेतरतीब ढंग से तार खींचती और लटकाती पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोखरा के पर्यटन व्यवसायियों ने ऊंची कीमत वाले भारतीय नोटों को वैधता देने की मांग की है।
रविवार को पोखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा विदेशी मुद्रा के उपयोग और समस्याओं पर आयोजित परिचर्चा में व्यवसायियों ने कहा कि उच्च मूल्य वाले भारतीय नोटों का प्रचलन नहीं होने से पर्यटकों को परेशानी हो रही है। यह कार्यक्रम पोखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यह शिकायत मिलने के बाद आयोजित किया गया था कि 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों का मौजूदा विनिमय दर से कम दर पर कारोबार किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर भारतीय नोटों के प्रचलन में न होने के कारण पर्यटकों को परेशानी हो रही थी। कार्यक्रम में पोखरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पवन प्रजापति ने कहा कि भारतीय बड़े नोटों के चलन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को तुरंत लागू करने की बात कहते हुए मांग की कि व्यवसायियों के पास मौजूद भारतीय बड़े नोटों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। बड़े नोटों का चलन नहीं होने से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटक जितना चाहें उतना खर्च करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि नशीली दवाओं पर नियंत्रण पर राष्ट्रीय नीति और रणनीति तथा कानून द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी पक्षों से ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने यह बात सोमवार को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नेपाल में भी नशीली दवाओं का उपयोग एक समस्या के रूप में उभर रहा है। यह पाया गया है कि प्रतिबंधित पदार्थ जैसे मारिजुआना, हशीश, अफीम, हेरोइन और कोकीन सहित निर्धारित नियंत्रित पदार्थों का उपयोग नशीली दवाओं के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे का सेवन करने वालों की बढ़ती संख्या, बढ़ते अपराध दर, बढ़ते अवैध नशे के कारोबार चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोग अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि विकास और उत्पादक भविष्य के संवाहक युवा अगर दुर्व्यवहार में फंसेंगे तो यह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक होगा। चूंकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और नियंत्रण का मुद्दा एक बहुहितधारक मुद्दा है, इसलिए दवाओं के उत्पादन, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन और पुनर्वास जोखिम में कमी, रोगियों के सामाजिक पुनर्वास को एक जन जागरूकता अभियान के रूप में संचालित करना आवश्यक है। संबंधित एजेंसियों का समन्वय और सहयोग और इसे सरकार के 3 स्तरों के नीति कार्यक्रम में संचालित करना बताया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एकजुटता, व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र की प्रतिबद्धता के नारे के साथ मनाया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री सूडान किराती ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2080 से 81 का बजट असंतुलित है। सोमवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए मंत्री किराती ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2080 से 81 का बजट असंतुलित हो गया है। उन्होंने असंतुलित बजट के लिए माफी भी मांगी। किराती ने कहा कि बजट की सीमा कम होने के कारण सांसदों द्वारा दी गई कई योजनाएं शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने कहा कि वह सांसदों को खुश नहीं कर सके और मंत्री को यह स्थिति छोड़कर जाना पड़ा। मंत्री किराती ने कहा कि पूरे देश में अधिक से अधिक छोटे बजट के कार्यक्रम संचालित करने को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, इसी तरह क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए बजट की व्यवस्था इस तरह की गई है कि प्रत्येक प्रांत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को लक्षित करके पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके। हमेशा की तरह इस साल भी मंत्रालय के लिए अधिकतम बजट की व्यवस्था नहीं की गई। हमारे मंत्रालय का शून्य सीमा बजट था। हमें पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग पर निर्भर रहना पड़ा। योजना पर कायम नहीं रह सके। हर किसी को खुश करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सड़क छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। स्वाभाविक है कि बजट असंतुलित है। मैं इसके लिए सदन से माफी मांगता हूं। हमने सांसदों की मांगों को लिखा और उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया। उन्होंने कहा, हमारे मंत्रालय में घंटों की सीमा लगभग 45% कम हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाएं हैं, पूरी हो चुकी हैं।
मंत्री किराती ने यह भी कहा कि पशुपति में जलहरी मामले की जांच प्राधिकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि और अधिक हवाई अड्डे जोड़ने के बजाय हवाई अड्डे की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन में कर्मचारियों को जोड़ने का कोई दबाव नहीं था। कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने मुख्यमंत्री से विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री कार्की ने 14 जून को दोपहर 1 बजे सत्र बुलाने की सिफारिश की है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता मंत्री भक्ति प्रसाद सितौला ने बताया कि विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा, आज हमने प्रांतीय प्रमुख को 14 जून को दोपहर 1 बजे एक सत्र बुलाने की सिफारिश की है। माओवादी सेंटर और जसपा के सरकार छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की अल्पमत में हैं। माओवादी और जसपा के टूटने के बाद 31 मई को नीति और कार्यक्रम पेश करने के बाद उन्होंने प्रांतीय बजट सत्र समाप्त किया और अध्यादेश बजट लाया। जब नियमित सत्र बुलाया जाता है तो विश्वास मत से पहले बजट अध्यादेश पेश करने की अनिवार्य स्थिति के कारण सरकार ने विश्वास मत लेने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया है।